नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे राज तिलक की। योगी आदित्यनाथ ने आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इसके साथ ही वो प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता संभाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है। इसके साथ ही 51 मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और देश भर की कई बड़ी शख्सियत के साथ करीब 70,000 आम लोग भी इस पल के साक्षी बने। लेकिन अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। कैसा है बीजेपी सरकार का नया स्वरूप? क्या नए मंत्रिमंडल से 2024 को लोकसभा चुनाव के समीकरण साधेंगे? इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक नई टीम योगी आदित्यनाथ की आज देखने को मिली है और जिस तरीके से डिप्टी सीएम के भी नाम सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरीके से जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने संतुलन बिठाने का काम किया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिस्कशन वहां नहीं हुआ होगा। एक मंत्रिमंडल में किस किस को रखना है, किनकी शपथ होगी, किनको क्या प्रभार देना है, ये सब कुछ तय होता है और उसके बाद शपथ होती है। तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के साथ हम यदि डिप्टी सीएम के रूप में देखें, जैसा कि पहले केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा थे, लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य हैं, लेकिन अब दूसरा जो नाम आया है वो ब्रजेश पाठक का आया है। एक बात यहां पर यह भी थोड़ी सी चर्चा की बनती है, जो जहन में आती है कि केशव प्रसाद मौर्य इलेक्शन हारे थे, बावजूद इसके आज वो फिर से एक बार डिप्टी सीएम है। और योगी आदित्यनाथ की तो बात ही क्या है, एक बार फिर से ये बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में पूरा कार्यकाल करके दोबारा यदि मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो निश्चित तौर पर कैसा एक सोचा वहां की जनता ने और आज ये उनका राज तिलक हुआ है। देखिए, जो भी है, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा पल है, योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा पल है, उनके तमाम मंत्रियों के लिए जिन्होंने शपथ ली है उनके लिए बड़ा दिन है। लेकिन विपक्ष क्यों नदारद था? या ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष को मनाही होती है और यदि मान लीजिए किसी और की सरकार होती तो उनका भी इस तरह से कार्यक्रम होता, तो क्या इस तरह से उनका ना आना या नदारत रहना? हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल इमाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में दिलीप अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे ही करना चाहूंगी। वो दिन जिसका इंतजार था, हालांकि तमाम चीजें 10 मार्च को ही आ गई थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है राज तिलक हो रहा है, या राज तिलक एक बड़ा दिन होता है योगी आदित्यनाथ के लिए भी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, उन तमाम मंत्रियों के लिए जिन्होंने आज मुझे लगता है पद और गोपनीयता की शपथ ली है। तो एक नई टीम आ गई और क्या लगता है अब कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन तमाम लोगों की है जिन्होंने शपथ ली है? हम कैसा स्वरूप सरकार का अब काम करते हुए देख पाएंगे? देखिए राकेश, ये शपथ ग्रहण बहुत प्रतीक्षित था और हमें जो जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली, उस जिम्मेदारी के एहसास के तहत हमें इन संकल्पों को, जो संकल्प हम लेकर के आए थे 2022 की विधानसभा चुनाव के समय, उन संकल्पों को किस तरह से हम आगे लेकर के चलेंगे, तो सब सारी चीजों की तैयारी करते हुए आज ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और आगे हमको उन संकल्पों को लेकर के चलना है, जनता तक उन संकल्पों की डिलीवरी पहुंचानी है। और 2024 भी हमारे सामने केंद्र का चुनाव है और स्वयं ये मोदी जी का प्रदेश है, मोदी जी यहीं से सांसद है। तो ऐसे में तमाम तैयारियों को लेते हुए सब का समाहित होना इस मंत्रिमंडल में, और सब तरह के लोग, हर समाज का प्रतिनिधित्व है, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है। बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को दिया है। उनके पूरे मंत्रिमंडल को हम सब अपने हृदय से बधाई देते हैं, उनका स्वागत करते हैं और हमें पूरी उम्मीद और आशा है कि उनके नेतृत्व में उनका मंत्रिमंडल प्रदेश को विकास के पायदान के नंबर 1 पे लेके जाए। ठीक है, अकमल इमाम जी।
एक आज राज तिलक हुआ, उस पर आपकी प्रतिक्रिया, और दूसरी प्रतिक्रिया विपक्ष कोई भी हो, कोई भी नजर नहीं आया, ऐसा क्यों? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नए मुख्यमंत्री और सारे मंत्रिमंडल को बधाई देना चाहता हूं। उन्हें बहुत बहुत बधाई हो, और इस आशा के साथ कि पिछली सरकार की तरह तानाशाही सरकार नहीं, जनता ने चुन के अगर भेजा है तो जनता की सरकार होनी चाहिए। जनता के जिस लिए जनता ने वोट दिया है, इस सोच के साथ महंगाई, भ्रष्टाचार, सारी चीजें जो पिछली बार रही, जो थानों से चली है पूरी सत्ता, इन सब चीजों के खिलाफ अगर लोग थे, लोगों ने जिस तरीके से विरोध किया था, लेकिन फिर केन प्रकार 5 किलो राशन और भ्रष्ट प्रशासन के जरिए भी अगर सरकार बन गई है तो सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगी। रही बात विपक्ष के जाने और न जाने की, तो एक जब घमंडी सत्ता हो और विपक्ष को न पूछा जाए तो जबरदस्ती जाने का कोई औचित्य नहीं बनता, इसलिए वहां पर विपक्ष नजर था। बुलाया नहीं गया तो जाएगा कौन? जी राखी जी। ठीक है, चलिए दिलीप जी, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं, और क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं इसलिए मेरा सवाल थोड़ा सा अलग आपसे इसलिए होगा। आज जो राज तिलक हुआ, ये सवाल मैं बाद में विवेक जी से भी करूंगी, लेकिन मुझे लगता है आप बहुत बेहतर इस पर जवाब दे पाएंगे। डिप्टी सीएम पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाह रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नई टीम बनी है, क्या इसको वाकई में बहुत बैलेंस करने की कोशिश की गई है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से डिप्टी सीएम के रूप में रिपीट हुए हैं, दिनेश शर्मा का पत्ता कटा है, ब्रजेश पाठक आए हैं, तो जो व्यक्ति इलेक्शन हारा है वो दोबारा से शपथ ले रहा है, जो व्यक्ति जीता था वो है नहीं। ये इसका मतलब क्या माना जाए? क्या एक जितना समझ पा रहे हैं कि बैलेंस बिठाने की कोशिश की है या कुछ और है? देखिए, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि इसमें बैलेंस की बैठाने की कोशिश की गई है, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि केशव मौर्य जी निश्चित रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र से पराजित हुए, लेकिन वो बीजेपी के स्टार प्रचारक थे। उन्होंने पूरे प्रदेश में बहुत अधिक समय दिया है और वो वैचारिक रूप से भाजपा को बहुत ही एक तरह से दावेदारी मजबूती के साथ रखते हैं। तो इस रूप में उनका विधान परिषद के सदस्य भी है, तो एक क्षेत्र से पराजित हो जाने का मतलब ये नहीं हुआ है कि वो उनको हटा दिया जाए। तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस बात को मानता हूँ कि उन्होंने एक बैलेंस करने की कोशिश की है, और उस हिसाब से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में उनका काम बेहतर रहा है और इसलिए उनको रखा गया है। ये भी बात है, समीकरण की जो बात है वो भी सही है, उसको ध्यान में रखा गया, क्योंकि 2 साल लोकसभा के चुनाव होने, इनको ब्रजेश पाठक जी को उनकी सक्रियता के कारण रखा गया है। दिनेश शर्मा जी इस बार चुनाव भी नहीं लड़े थे, तो ये भी एक काम को महत्व दिया गया, ये अच्छी बात है। थोड़ी देर पहले जो मेरे एक साथी कह रहे थे, मुझको एक बात खराब जो लगी उसका मैं बिना पूछे उल्लेख करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जो 5 किलो राशन और इससे सरकार बन गई, तो मैं इसको बहुत ही गरीबों के लिए और मतदाताओं के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दावली को मानता हूँ। ये हमारे मतदाता जागरूक है, वो गरीब इंसान है, वो केवल इस आधार पर वोट नहीं करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा इतना बड़ा बन के उठा था, इस कारण भी चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। जहां तक विपक्ष के ना आने की बात है, मैं समझता हूँ कि ये जो संस्कृति विकसित हो रही है, ये आपसी वैमनस्य की ये अच्छी नहीं है। एक दूसरे की खुशी में शामिल होना चाहिए, ये प्रजातंत्र का तकाजा भी है। चुनाव के समय खूब प्रचार हो, सरकार का खूब जमकर विरोध हो, ये सब बातें अपनी जगह सही है, लेकिन कम से कम इन अवसरों पर एक सौहार्द का वातावरण दिखना चाहिए। ये एक उदार व्यक्तित्व, उदार चरित्र विपक्ष को दिखाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। ठीक है, लेकिन एक बात और है दिलीप जी, जैसा अकमल इमाम जी भी कह रहे थे कि यदि जैसे आपने कहा कि खुशियों में शामिल होना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष का भी ये फर्ज बनता है कि आपका यदि शपथ ग्रहण है, एक मजबूत विपक्ष के रूप में यदि समाजवादी पार्टी है, तो इन्विटेशन भी तो जाना चाहिए। जैसे कि अभी अकमल जी कह रहे थे कि बिना बुलाए कैसे चले जाएंगे।
नहीं, जहां तक देखिए मेरी जहां तक जानकारी है विवेक तो जी आ रही वहां हूं। बुलाया गया, लेकिन अगर नहीं है तो मैं भी मानता हूं बुलाना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है बुलाया गया, सबको बुलाया गया है और मुख्य विपक्षी पार्टी को ये छोड़ भी नहीं जाना चाहिए, उनको भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अपने यहाँ जो संसदीय प्रजातंत्र है उसमें एक सत्ता में तो एक ही पार्टी पहुंचेगी, एक गठबंधन पहुंचेगा, लेकिन विपक्ष का भी अपना महत्व देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। विपक्ष को भी जनादेश एक मिलता है कि बहुत जिम्मेदारी से काम करने का मिलता है, तो सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है विपक्ष को सम्मान दे, और विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि वो एक मुद्दों पे आधार पर, नीतिगत आधार पर विरोध जमकर करे, लेकिन आपस में एक सामान्य जैसा वातावरण भी बनना चाहिए। आज से जैसा कुछ 30-40 साल पहले जो भाव देखा जाता था कि राजनीति में खूब विरोध होता था, जमकर विरोध होता था, लेकिन उसके बाद भी ये व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे और ये भारत के प्रजातंत्र की बहुत अच्छी विशेषता भी रही है। बिल्कुल जी। ठीक है, चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं विवेक जी? देखिए राखी जी, जो अकमल इमाम जी ने कहा कि बुलावा नहीं आया, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। उसमें चैनल पर स्वयं मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दूरभाष से माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, अखिलेश यादव जी को, बसपा सुप्रीमो मायावती जी को निमंत्रण दिया था और सबको बुलाया गया था इस कार्यक्रम में। और ये बात और है कि विपक्ष इतने अवसाद में है कि साथ पचा नहीं पा रहा है। अकमल इमाम जी भी जिस तरह का बयान अभी आज के चैनल पे दे रहे थे, राशन और इस तरह की बात गरीब का मजाक उड़ा रहे थे, तो अवसाद जो है मैं उनकी इस अवसाद की मानसिकता को समझ सकता हूँ, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। रही बात आज हमारे लिए एक खुशी का दिन है। 35 सालों का रिकॉर्ड तोड़ करके कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट हुए हैं, और ये तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री दोबारा एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा दूसरे कार्यकाल की शपथ लिए है। तो ऐसे में हमारे लिए खुशी का है। बाकी किसी विपक्ष अवसाद में तो उनकी इस तरह की जो बयानबाजी है उसको मैं हम लोग मौके पर नहीं लेने वाले। हमारी उनके साथ भी सलाह है कि आइए, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, प्रदेश को विकास के पथ पे ले चलने में सहयोग करिए। आप विपक्ष में हैं, अच्छी संख्या में विपक्ष में हैं, आपके अखिलेश यादव जी विधानसभा में आइए, बहस करिए, मुद्दों की चर्चा हो तो प्रदेश विकास के पथ पे आगे चले। अब ये चुनाव की वैमनस्यता को त्याग करके आइए, सदन में आइए, चर्चा करिए और सहयोग करिए और प्रदेश को आगे निकलना है। ठीक है, अकमल इमाम जी अपनी बात रखिएगा। जी राखी जी, देखिए हम विपक्ष में हैं, ये हमने स्वीकार किया है, लेकिन हमने जो बात कही आपसे कि किसी भी सत्ता का ये फर्ज होता है कि थोड़ा सा उसको सत्ता में झुकाव, लचक होनी चाहिए। लेकिन ये सत्ता ऐसी है, न जनता के लिए न किसी राजनीतिक पार्टी के लिए इनके पास कोई लचक नहीं। यहाँ तक कि आज जो कल देखने को मिला वो शुक्ला जी हमारे जो जज हैं, उनके साथ भी इन लोगों ने कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया, उनका भी खेत खुदवाने के लिए जेसीबी भेज दी। तो जस्टिस की बात होती है, जेसीबी की बात नहीं होती है। हम लोग जस्टिस चाहते हैं, ये जेसीबी लेके पहुंच जाते हैं। हम बात कर रहे थे कि इन्विटेशन अगर मिलेगा, देखिए जैसे आपने मुझसे पूछा, मैंने सबसे पहले बधाई दिया आदरणीय योगी जी को, उनके पूरे मंत्रिमंडल को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता को भी, क्योंकि जिनकी सरकार बनी है। सरकार कैसे बनी इस पर नहीं आज चर्चा करना चाहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्हें खुशी है, हमें भी है कि चलिए एक सरकार बन गई, ठीक है। लेकिन अगर हम विपक्ष में हैं तो सरकार का ये दायित्व होता है कि हमको भी पूछे, अगर आप इज्जत देंगे तो हम आपको इज्जत देंगे, आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए हम आएंगे। लेकिन जब आपके दिल में ये है कि नहीं, जैसे पहले था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे केंद्र में जब आए तो कांग्रेस मुक्त, यहाँ पर आए तो सपा मुक्त, बसपा मुक्त, इस तरीके की बात अगर ये मुक्त वाली करते हैं तो इनके दिमाग में तो ये है कि विपक्ष होना ही नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि विपक्ष ना रहे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये लोग कहीं से विश्वास ही नहीं करते। ये लोग तो राजतंत्र चला रहे हैं। राजतंत्र के रूप में जिस तरीके से चलाया जा रहा है प्रदेश को और देश को, वो देश के संविधान के लिए, देश की संवैधानिक संस्थाओं के लिए है और देश के आत्मा के लिए ये नुकसानदेह है। देश का अतीत जो है उस पर चलना चाहिए, देख करके इनको कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, किस तरीके से 546 राज्यों को जोड़ करके नेहरू और पटेल जी के नेतृत्व में एक देश का निर्माण हुआ।
गोवा और सिक्किम मिलाया गया, देश हमारा किस तरीके से बना है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जानते, क्योंकि इनका कहीं से देश की आजादी से लेकर के देश के निर्माण में इनका कोई योगदान नहीं रहा। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, संघ परिवार के लोगों ने जनता को बरगला करके सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन सत्ता आने की का जो तरीका होता है लोगों को मिला करके प्यार दुलार करना, ये बिल्कुल नहीं जानते। ये अपने परिवार तक को नहीं जानते तो जनता को कैसे जानेंगे। तो खैर छोड़िए, अगर ये हमें बुलाए होते, सम्मान से बुलाए होते तो हमारे नेता जरूर जाते, इन्होंने नहीं बुलाया तो हमारे जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। और ये निश्चित तौर पे ये एक तरीके का क्षरण हो रहा है राजनीति में, जो सुचिरा की राजनीति की बात ये करते हैं उससे ठीक विपरीत काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले विवेक जी अपनी बात रखिए, फिर मैं दिलीप जी से सवाल लूं। राठी जी, लोकतंत्र की दुहाई वो लोग दे रहे हैं जो परिवारवाद की छत्र छाया में पल रहे हैं और जिनके शासन काल में तमाम संवैधानिक संस्थाओं की जड़ें खोदने का काम और उस पर परिवारवाद थोपने का काम हुआ है। आज हमारी सरकार का पहला दिन है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ग्रहण किया है, उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण किया है। आज मैं ऐसे कोई इनके विषय पे चर्चा नहीं करना चाहता, ना इनकी ऐसी किसी बात का कोई सीधा जवाब देना चाहता। इनको भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जो जनता ने जनादेश दिया उसका सम्मान करते हुए आप हमें बधाई दें, हम आपको विपक्ष में रखना तो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए बधाई दें और आगे मिलकर के प्रदेश चलाएं। इस तरह की बातें करने का आज अवसर नहीं है। सदन में आप आएंगे, बहुत अवसर मिलेगा, बहुत चर्चा होगी, मिलजुल की बात किया जाएगा, आगे प्रदेश पुलिस चलेगी। ये आज का मौका इस तरह की चर्चा का नहीं। ठीक है दिलीप जी, मुझे लगता है नई टीम बनकर तैयार है। अब ये देखना है कि ये मैनेजमेंट जो है पूरा ये कैसे काम करेगा। लोकसभा देखने को मिलेगी, कितना प्रभाव इन तमाम चीज़ों का पड़ेगा आने वाले समय में। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम बनी है, योगी आदित्यनाथ उसका नेतृत्व करेंगे, निश्चित तौर पर मुखिया बने हैं वो। आने वाले समय की यदि हम बात करें, लोकसभा की हम बात करें, कितना बदलाव देखेंगे, कितनी एकता देखेंगे और किस तरह से एक अब क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो उत्तर प्रदेश में और क्या नई चीजों को हम देख पाएंगे? देखिए, ये हम सब जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण जनादेश अब की हुआ है, क्योंकि 35 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है किसी मुख्यमंत्री को दूसरी बार शपथ लेने का मौका मिल रहा है लगातार। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के ऊपर आई है। उसके वो एक विश्वास जो उनको है, तो उनके 5 साल के जो कार्य हैं उसके कारण उनको ये बहुमत मिला है और इस कारण वो सत्ता में वापस आए हैं। तो अब की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि ऊंचाई पे पहुंच जाना तो आज से कठिन ये होता है कि ऊंचाई पे बने रहना। उस हिसाब से काम करने की जरूरत भी है। सरकार उसकी गंभीरता को समझेगी, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी केवल अब उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही है। अगर 2 साल बाद इसके लिए फिर राष्ट्रीय चुनाव जो होने हैं लोकसभा के, वो एक भी बहुत बड़ा उसमें एक परीक्षण होने वाला है कि 2 साल में, 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले 2 साल में क्या सरकार करेगी वो लोकसभा के चुनाव परिणामों में दिखेगा। इस कारण ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो सरकार उस हिसाब से अपने काम करने का प्रयास करेगी और काम करने को महत्व दिया गया है। ये हमने मंत्रिमंडल के मंत्रिपरिषद के निर्माण में भी देखा भी है। यहाँ तक मैं फिर एक बार विपक्ष की बात करूंगा कि विपक्ष को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ उत्तर प्रदेश से मिली है और ये जिम्मेदारी ऐसी हो गई है कि जैसे 2 पार्टी सिस्टम ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जैसा हम देखते हैं जो विकसित देश है, यूरोप के देश है, अमेरिका है, यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम सैकड़ों साल से काम कर रही है। तो मतदाताओं के लिए भी आसानी होती है, तमाम प्रेशर को बन जाते हैं जातिवाद के आधार पे, उनका भी महत्व कम होता है। तो इस हिसाब से और चुनाव में एक दूसरे को तो हटाने खत्म करने की तरह की बात होती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, चुनाव हो जाने के बाद ये बातें समाप्त करके हमें एक नए अध्याय पे चलना चाहिए, क्योंकि ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो जन आकांक्षाओं को पूरा करे। ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि उसने सरकार के गलत कामों का किस ढंग से विरोध किया और कितना उसमें सत्याग्रह, ये गांधी जी के अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, तो कितना सत्याग्रह हम कर पाते हैं। संविधान शांतिपूर्ण आंदोलन की पूरी अनुमति देता है, तो जनता को साथ में लेकर विपक्ष भी सरकार के
गलत कार्यों का किस तरह से विरोध कर पाता है। केवल ये ना हो कि केवल विधानसभा का सदन हो, जब सत्र चल रहा हो तो विधानसभा के सामने बैनर, पोस्टर, झंडा, टोपी लेकर बैठ जाए और सरकार विरोधी नारेबाजी करके फोटो खींच जाए। ये नहीं तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी, इतना बड़ा विपक्ष बनकर आया है समाजवादी पार्टी, तो इनकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से ये लोग एक उदार चरित्र को दिखाते हुए और वो समाज में जिस तरह का लोहिया जी ने, जिस तरह का गांधी जी ने जन आंदोलन किया था, उस तरह के आंदोलन का सहारा लेके स्वतंत्र भारत में भी इसकी आवश्यकता है। तो सरकार पे भी गलत कामों पे अगर लगता है तो उन पर नकेल करनी चाहिए, लेकिन अगर पूर्वाग्रह से पीड़ित होगा, जैसे जेसीबी की बात चल रही है, ये चुनाव में इसका विपक्ष को नुकसान भी उठाना पड़ा है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जब आप इसका समर्थन करते हैं तो लगता है कि आप अवैध संपत्ति वालों का जो गिराए गए उनका समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए इनको भी सावधानी रख के अपनी बात रखनी पड़ेगी। लोकसभा में इनका भी परीक्षण चुनाव में होने वाला है और 5 साल बीत भी जाते हैं, अगली बार इनकी भी दावेदारी रहेगी। इस दृष्टि से एक काम करना चाहिए, सत्ता पर विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक बात है। अकमल इमाम जी, देखिए विपक्ष है, अच्छा विपक्ष है आज जो भी हुआ, और मुझे लगता है अब एक स्टार्ट वो देखने को मिलेगा कि हम कितनी तरक्की और उत्तर प्रदेश में देखें। लोकसभा भी है, किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं, और विपक्ष में होने के नाते क्या मुख्य प्रायोरिटी आपकी रहेगी? राखी जी, हम लोग गांधी, लोहिया, पटेल और अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम अभी सर ने कहा कि केवल झंडे लेकर के टोपी लगा के विरोध की बात नहीं, हमने हर उस बात का विरोध किया है जो सरकार ने जनता के साथ गलत किया है, और हमने कई मुद्दों पर सरकार का समर्थन भी किया है जो सरकारों ने अच्छा काम किया है। जबरदस्ती का विरोध नहीं, लेकिन अगर जनता के साथ अगर गलत होगा, आवाम के साथ अगर खराब काम होगा तो निजाम से युद्ध करना हमारा दायित्व बनता है और निजाम से हम लड़ेंगे। हम कहीं जबरदस्ती लड़ने वाले लोग नहीं हैं। अब अगर कहिए कि इनकी महंगाई की नीति के खिलाफ हम ना बोलें तो ये नहीं हो सकता। अगर ये कहें कि ये गैर कानूनी काम करें, राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के लिए अगर ये जेसीबी लेकर के जाके किसी का घर गिराते हैं या किसी का खेत खोदते हैं, तो अगर वो कानून से गड़बड़ है, आप थोड़ा न्यायालय का सहारा लीजिए ना। आप खुद न्यायालय क्यों बन जाते हैं? सरकार का काम होता है कानून बनाना, कानून का पालन करना, लेकिन कानून का आदेश है, न्यायालय का काम होता है। अगर न्यायालय इस बात के लिए कहता है कि नहीं इसका गिराना चाहिए, तो आप न्याय करिए ना। आप जबरदस्ती लेकर के किसी को, राजनीतिक विरोधी अगर कोई है तो उसके साथ आप ऐसा कर रहे हैं। अभी बहुत माफियाओं की बात हो रही थी, आप लिस्ट देख लीजिए, इनके जो एमएलएज बने हैं कितने बड़े बड़े माफिया कई लोग हैं। कहिए तो नाम गिना दूं, मंत्रालय में आज आ गए हैं लोग, एमएलसी बन गए, निर्विरोध एमएलसी बन गए, डरा धमका करके, मार पीट करके, पर्चा चीन करके, जिस तरीके से एमएलसी के चुनाव में लोगों ने गदर किया, क्या इन्हें आप अच्छा कहिएगा? अगर मैंने पहले भी कहा है, हमेशा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति दोहरी है। अपना गुंडा है तो नेता है, दूसरे पार्टी का अगर कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है तो अपराधी अगर है भी तो उसको ये आतंकी बता देते हैं। तो अभी आपने देखा भी किसी डिबेट में किस तरह से हुआ। तो इनके पास इनका सिस्टम यही है कि किसी को, विपक्ष को किसी तरह से बेइज्जत करना है, कुछ भी कह देना है, क्योंकि एकदम निरंकुश हैं। न जबान पर कंट्रोल है, न कलम इनके हाथ पर कंट्रोल है कि किस काम के लिए दस्तखत करना है कि नहीं करना है। तो थोड़ा सा, अब दूसरी बार सरकार बनी है, जैसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब कह रहे थे कि थोड़ा सत्ता की जिम्मेदारी है, थोड़ी नहीं बहुत जिम्मेदारी है। अब दूसरी बार अगर सत्ता बनी है तो थोड़ा जिस जाल में फल लगते हैं उस जाल का झुक जाना बेहतर है। झुक जाती है तब प्रकृति के नियम से योगी जी को सीखना पड़ेगा। अगर फल लगा है तो डालें झुकनी चाहिए। जब आपके अंदर लचक नहीं होगी वो तो दिक्कत हो जाती है, उखड़ जाते हैं पेड़ जड़ों से। अगर जो हवा का मिजाज नहीं समझते। ठीक है, जनता ने आपका समर्थन, हमारे साथ जनता थी, लेकिन आपने जनता के जनादेश को छीन करके आप सत्ता में बैठे, तो कम से कम ऐसा करिए कि जनता आपकी ही हो जाए ना, हमारे साथ ना खड़ी हो। हम तो ये भी चाहते हैं कि अगर आप सत्ता में बैठे हैं तो आप बेहतर करिए। उत्तर प्रदेश की जनता का सवाल है, उत्तर प्रदेश के लोगों का सवाल है। यहाँ के छात्रों को रोजगार चाहिए, यहाँ के छात्रों को अच्छी पढ़ाई चाहिए, पर्चा आउट ना हो ऐसी व्यवस्था चाहिए। शिक्षा में, स्वास्थ्य में,
आपके हर चीज में काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज जो शिक्षा मित्र और जो अनुदेशक जो सारी चीजें पड़ी हुई है, जिन महिलाओं ने, सुहागिन महिलाओं ने अपने सर मुड़वाए हैं, कम से कम योगी जी को अब तो इस पिछली सरकार में ध्यान नहीं दिया, कम से कम अब उन्हें इस सरकार में तो ध्यान देना चाहिए। कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि वो एक बेहतरीन शासक के रूप में अच्छे शासन को देंगे और जो उनकी पिछली सरकार की गलतियां रही हैं उससे सबक लेंगे, जिससे उनको कम से कम एहसास ये होना चाहिए कि हमने क्या क्या गलती की, दूसरी बार सरकार बन गई है, हम उन गलतियों को सही कर सकें। बस इतना ही चाहते हैं। विपक्ष के रूप में विपक्ष हमेशा इनके अच्छे कर्मों के लिए साथ खड़ा है, लेकिन अगर ये गलत करेंगे तो विरोध होगा, निश्चित तौर से होगा। अवाम की बात आएगी तो निजाम से युद्ध करना हमारी जिम्मेदारी और हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सत्ता पक्ष की तो जिम्मेदारी बढ़ी है, उनको करना ही है। विपक्ष भी उन तमाम चीजों पर आवाज उठाने के लिए तैयार है यदि उनको कुछ गलत लगता है। ठीक है, मुझे लगता है लोकतंत्र है और जनप्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं जनता चुनती है और इसीलिए चुनती है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। आगे अब ये मंत्रिमंडल किस तरह से काम करेगा, कितनी चीजों को देखा जाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम चर्चा कर रहे थे राज तिलक की। राज तिलक हो गया, टीम बनकर तैयार हो चुकी है, अब काम करना है। विभाग किसके पास क्या क्या है, कौन कैसे काम करेगा, क्या एक नई दिशा मिलेगी उत्तर प्रदेश को, ये देखना है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष भी इस बार कमजोरी के साथ नहीं है, अच्छी ताकत के साथ है, तो निश्चित तौर पर बात तो अपनी रखेगा, क्योंकि विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जनता ने समाजवादी पार्टी को भी अच्छे वोट देकर अच्छी सीटें दी हैं। देखते हैं यूपी की सियासत और आगे कहां जाती है, क्योंकि अभी लोकसभा भी बाकी है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।